भारत में लगभग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो, या जीवन में मैं कर रहा हूँ कि भारत में अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो कहीं ना कहीं से प्रेरणा लेता है, कहीं ना कहीं से प्रेरणा लेता है। तो भारत में जहाँ सबसे ज़्यादा जिस चीज़ प्रेरणा मिलती है मैं उनकी वीडियो चला रहा हूँ। और समझ ही सकते हैं आप लोग, ये रतन टाटा सर की मतलब वही टाटा कंपनी के बारे में कि कंपनियाँ खड़ी होती है, लगभग एक जनरेशन के बाद पता चलता है डाउनफॉल में चली जाती है। लेकिन टाटा ऐसी कंपनी है कि लगभग हमको लग रहा है कि 1822 में स्टार्ट हुई थी, जो हो सकता है गलत भी हूँ। लगभग 200 साल तो हो ही गया, अगर देखा जाए 2024 में हम हैं तो 200 साल तो हो ही गया, लेकिन आज भी लगातार चल रही है। 150 साल पहले एक छोटे से कॉटन ट्रेडर ने भारत को बदलने का सपना देखा, इस बात से बिल्कुल अनजान कि एक दिन उनका यही सपना एक ऐसे बिजनेस एम्पायर को जन्म देगा जो न केवल भारत को बदलेगा बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिल को भी जीत लेगा। ये कहानी है टाटा ग्रुप की। टाटा ग्रुप ने जो अचीव किया उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, चाहे वो टाइटन द्वारा वर्ल्ड की स्लिमेस्ट वॉच बनाना हो, टीसीएस का वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर बनाना हो, या फिर टाटा स्काई को लॉन्च करके टेलीविजन मार्केट को डिसरप्ट करना हो। ऑलमोस्ट हर एरिया में टाटा ग्रुप ने सक्सेस हासिल की। सर रतन टाटा का कहना है कि अगर तेज चलना है तो अकेले चलो, लेकिन अगर दूर तक चलना है तो सबको साथ लेके चलो। टाटा ग्रुप हमेशा अपने इन्वेस्टर्स, अपने एम्प्लॉइज, अपने कस्टमर्स और अल्टीमेटली अपने देश को साथ लेकर चला है, और इसीलिए आज उन्हें जितनी भी सक्सेस मिली है उससे कई गुना ज्यादा लोगों की रिस्पेक्ट मिलती है। ये कहानी थी टाटा ग्रुप की। तो इस मीटिंग के स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा इतिहास में मैं जाना चाहता हूँ। ये पार्ट है, ये हमने 2013 में मतलब प्लानिंग करना शुरू किया था कि, और जर्नी स्टार्ट हुई मेरी, जो अपनी जर्नी स्टार्ट हुई थी कि थोड़ा सा उसको संक्षेप में मैं रख देना चाहता हूँ आप लोगों के सामने कि 4 जनवरी 2007 में एज ए साइट इंजीनियर जीआईपी मॉल से मैं जॉब स्टार्ट किया था। जब मैं आया था इससे पहले मैं कभी नौकरी नहीं किया था, कभी नौकरी किया ही नहीं था। और जैसा कि कार्यक्रम का नाम है, जो हमने जो नाम रखा है इसमें अवसर, कार्यक्रम का नाम ही हमने रखा है अवसर। आप लोग सर भाग्य को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं कि मैं भाग्य को इस रूप में मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि प्रतिभा किसी की बाप की बपौती नहीं होती, भाग्य कुछ नहीं होता, पुरुषार्थी सब कुछ होता है। अवसर का मिलना ही भाग्य होता है, यानी अवसर का मिलना ही भाग्य होता है। जो इंसान अवसर को उपलब्धि में बदलता है वही इंसान जीवन में आगे बढ़ता है। और ये भी नहीं है कि अवसर सिर्फ मिल जाए तो इंसान आगे बढ़ेगा, हर अवसर को उपलब्धि में बदलना पड़ता है। और अवसर सबके दरवाजे को खटखटाती है, अवसर सबके दरवाजे को खटखटाती है। कुछ लोग दरवाजा खोल के अवसर के साथ चल देते हैं या अवसर को अपने साथ ले लेते हैं, और कुछ लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जब दरवाज़ा बंद कर देते हैं तो फिर वो अवसर किसी दूसरे के दरवाजे पे जाती है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि अवसर का मिलना ही भाग्य होता है। जो इंसान अवसर को उपलब्धि में बदलता है वही इंसान जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए इस कार्यक्रम का नाम ही हमने रखा है अवसर। और अवसर के रूप में मैं ये बोलता हूँ कि कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पे जितने लोग हैं सब लोग हिंदू कम्युनिटी से, और हिंदू कम्युनिटी में बोला जाता है कि 84,000 योनियों में भटकने के बाद एक मानव जीवन मिलता है। तो अगर 84,000 योनियों में भटकने के बाद अगर मानव जीवन मिला है तो ये अपने आप में ही एक अवसर है। भाई हम गधे भी बन सकते थे, घोड़े भी बन सकते थे, कीड़े मकोड़े कुछ भी बन सकते थे, अगर उसमें हम लोग मानव अगर बने हैं तो ये अपने आप में एक अवसर है। और इस पृथ्वी पे जो सबसे सफल इंसान मतलब होके मतलब पैदा हुए और चले गए, मतलब जो भाई सफल हो या असफल हो, जाना तो सबको है। तो जो सबसे सफल इंसान इस पृथ्वी पे पैदा होके मतलब हुए और जो असफल इंसान होके मरे, ईश्वर सबको सेम समय देके भेजा है, सबको सेम समय देके भेजा है। और इस पंक्ति, इस बुक के बारे में थोड़ा सा आगे मैं लेके चल रहा हूँ।
आप देखेंगे सर, ये बुक मैंने जो ये किया था 2013 में मैं बनाना स्टार्ट किया था इसको, और ये देख रहे हैं ना 2001 साल और लेट हो गया, तो 2014 से 2017 दो ही बुक मेरे पास पड़ी है, बाकी तो सारी बढ़ गई, 1000 बुक थे। तो मैं यहाँ लिखा हूँ, जैसे मेरा अपना ये मानना है कि मतलब सबके लिए, हमारे लिए भी है, कि कुछ शब्दों से मैंने जीवन में प्रेरणा ली। जैसे कि जीवन 60 वर्षों का है, जैसे कि जीवन 60 वर्षों का है। ईश्वर ने हमको, आपको, सबको ये अनमोल समय दे के भेजा है, और ये भी बोल दिया है कि इसी समय के उपयोग करने के तरीके पे हमारी आपकी उन्नति निर्भर करती है। डिपेंड ये करता है कि इस समय का कौन कैसे उपयोग करता है। जो जैसा उपयोग करेगा वैसी उसकी उन्नति होगी, वैसा ही उसका पतन होगा। हम लोग जितने लोग हैं सब लोग सेम हैं, कोई अलग नहीं है। लगभग यहाँ जितने लोग भी आए हैं शायद सब कोई 1000, 800, 900, 1200 किलोमीटर दूर से ही आए हैं, लगभग इतना ही दूर से आए ना लगभग। एक बार 6 मार्च 2011 में मैं एक मीटिंग किया था, जिसमें लगभग हमने 45 लोगों को इनवाइट किया था, जिसमें 27 लोग आए थे। और ये बात है 6 मार्च 2011 की, ऐसी मीटिंग किया था। तो उस समय हमारी प्लानिंग थी कि हमें कुछ करना है, तो लोगों ने अपना अपना विचार दिया। हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में जानते भी नहीं थे उस समय, उतना थोड़ा बहुत पता था, लेकिन होता कैसे ये सब नहीं पता था। तो हमने दिसंबर 2012 में हमने कंपनी रजिस्टर्ड कराई, और 2013 में एज ए ठेकेदारी हम काम स्टार्ट किया। इको विलेज सेकेंड में हम काम स्टार्ट किए, जिसमें विष्णु बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड सुपर टेक का काम लिया हुआ था। मैं उससे सब कॉन्ट्रैक्ट में काम लिया, जिसमें 2 टावर का मतलब काम लिया था, इंटरनल एक्सटर्नल प्लास्टर का, और 5 आदमी से काम स्टार्ट किए। तो सपने थे कि कंपनी अपनी खड़ी करनी है, और नौकरी मैं कर रहा था ATS में ऑलरेडी, वहाँ एडवांटेज पे। वो बंदा चीटिंग करने लगा, और वो मेरे साथ बुरा किया। जैसे मान लीजिए 2 लाख का काम होता था, 1 लाख दे दिया, पैसे देते चला गया। एक समय आया कि मेरा काम मुझे बंद करना पड़ा। मैं उससे बोला कि मेरा पेमेंट दो, तो बोला काम चालू करो तो पेमेंट दूंगा। तो मैं बोला देखो, मैं कोई खेती नहीं कर रखा हूँ, जो काटूंगा खुद खाऊंगा, अपने लेबरों को खिलाऊंगा, आप पेमेंट दो। मैं काम स्टार्ट किया, तो बोलेगा पेमेंट नहीं मिलेगा। हम कहा पेमेंट आप रोक नहीं पाओगे मेरा। और इस तरह से मैं वहाँ कंप्लेन किया, सुपर टेक के GM से कंप्लेन किया, हेड ऑफिस में कंप्लेन किया, लास्ट में लेबर कोर्ट में केस कर दिया। लगभग 1.5 साल बाद पैसे उसको देने पड़े। तो वो मेरे साथ बुरा किया, लेकिन हुआ मेरे साथ अच्छा। वो मेरे साथ बुरा किया, लेकिन हुआ अच्छा। हर घटनाएं कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी करती है। जैसे APJ अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में हम लोग सुनते थे कि भाई 9 सीट थी, 10 कैंडिडेट थे, जिसमें उन्हीं का सिलेक्शन नहीं हुआ। NDA में शायद आए थे ना, नेशनल मतलब NDA में, जो दिल्ली में आए थे घर से, और इतना दुखी हुए कि गए सुसाइड करने के लिए। वो जो ऋषिकेश में जो उनकी कहानियाँ जो हम लोग सुनते हैं, तो वहाँ पे एक संत थे, जहाँ आश्रम में गए थे, तो वो देखे कि बच्चा जा रहा है नदी किनारे, फिर पीछे हट जा रहा है। तो उसको ये बोले कि भाई जाके, उनको समझ में आ गया कि कुछ न कुछ ये इसके मन में बुरे ख्यालात आ रहे हैं। फिर बुलाए कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हो। तो भाई उन्होंने, हाँ कि ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब तो वो रोने लगे फूट फूट के कि मेरी बहन ने मुझे गहना बेच के पैसा दिया था, और कि जाओ तुम्हें नौकरी लग जाएगी, और पढ़ाई में हेल्प किया था, और इस तरह से था कि मैं यहाँ मतलब आया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए मैं दुखी हूँ। तो उन्होंने क्या बोला कि तुम्हारे लिए कोई दूसरी इससे भी अच्छी चीज़ें रखी हुई है। तो रियल में वो चीज़ें हैं। और आज देखिए, सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो अभी अभी रतन टाटा सर गए हैं, तो लगभग भारत का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मन ही मन दुख में न हो। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो मन ही मन दुख में न हो। तो 3 लोगों के लिए लगभग पूरा भारत दुखी हुआ है, जिसमें एक तो रतन टाटा सर हैं, उनके मरने पे लोगों की दुख हुए हैं। दूसरे अटल जी हैं, और पहले APJ अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। इन 3 लोगों के मरने पे पूरा ही हिंदुस्तान दुखी हुआ है कि ऐसे ये महामानव थे। तो ये चीज़ थी कि देखिए, जाना तो सबको है, हमें भी जाना है। तो हमारी भी बचपन से ख्यालात थे। जब मैं कक्षा 7 में पढ़ता था, तो मेरे पिताजी पूछते थे बड़ा होके क्या बनेगा, तो मैं बोलता था समाज सेवक बनूंगा। तो खींच कर थप्पड़ मारते थे, पिताजी हैं अभी यहाँ पे, कि बड़ा आया ये समाज सेवक बनेगा, नेता बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब कि हम और आप
यहाँ जितने भी लोग इतने दूर से हम लोग आए हैं, जितनी भी मकाने आपने बनवा लिया, जितने भी प्लाट खरीद लिया और जितनी भी गाड़ियाँ खरीद लिया, चाहे वो अच्छे काम करके या बुरे काम करके, जैसे भी हम लोग अर्जित किए, यानी धन संपदा जैसे भी अर्जित किए, करेंगे या कर रहे हैं, वो हमारा आपका नहीं, आने वाली पीढ़ी का है। वो आने वाली पीढ़ी उसको लेके चली जाएगी। भाई हम जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी ले लेगी, और हमारा आपका बचेगा क्या यहाँ पे? हमारा आपका क्या बचेगा? इतिहास बचेगा। हमारा आपका सिर्फ बचेगा तो इतिहास बचेगा। और इतिहास किसका बनता है? या तो समाज में जो सबसे अच्छा काम करेगा उसका इतिहास बनेगा, जैसे रतन टाटा सर का इतिहास बना, वो तो आजीवन के लिए इतिहास उनका बन गया। और दूसरा, या तो समाज में जो सबसे बुरा काम करेगा, लॉरेंस बिश्नोई का भी चल रहा है, उसका इतिहास बन रहा है कि नहीं? या तो वो काम करे तो इतिहास बनेगा, बाकी बीच वालों का नहीं बन पाता है। अब ये है कि किसका किस लेवल तक का इतिहास बनेगा वो अपने ऊपर है। तो और आगे जब प्लानिंग हुई, भाई नौकरी का थोड़ा सा मैं पार्ट बताया कि वहाँ से स्टार्ट किए जीआईपी मॉल से। 4 जनवरी 2007 को जब इंटरव्यू हुआ, पूछा गया व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड सैलरी, हमने बोला जैसी आपकी मर्जी। मैंने सैलरी मांगा नहीं, क्योंकि मन के अंदर सोच थी कि मांगने में मज़ा नहीं है, मांगने में मज़ा नहीं है, वो ऐसा बन के लेने में मज़ा है। जब आदमी वो ऐसा बन जाएगा तो देने वाला क्या, उसका बाप भी देगा। आप वो ऐसा बन के तो दिखाइए। और कंपनी मेरी 4,000 रुपया सैलरी लगा के भेजी थी। हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर थे, उनको फील हो रहा था कि इसकी सैलरी कम है, लेकिन 6 महीने के अंदर वहाँ जितने स्टाफ थे, जो सुपरवाइज़र फोरमैन थे, उनकी भी सैलरी हमसे ज़्यादा थी। उनके अंदर हीन भावना था मेरे प्रति, क्या हुआ इंजीनियर है तो क्या हुआ, हमसे कम सैलरी है इनकी। लेकिन 6 महीने के अंदर किसी की सैलरी नहीं बढ़ी, हमारी 4 से 12,500 सैलरी हो गई। और पीछे मुड़ के नहीं देखा, और 4,000 से स्टार्ट करके 20 दिसंबर 2014 को मैं ये सोचा कि कब तक नौकरी करूँगा, कुछ अपना करना है। 80,000 रुपया सनवर्ड रेसिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड में मैं जॉब कर रहा था, उसका बनालिका है 107 और अरिस्टा प्रोजेक्ट है 163, 2 प्रोजेक्ट मैं देख रहा था। वहाँ रिजाइन किया, 80,000 सैलरी दे रही थी। रिजाइन करते ही वो हमारी सैलरी बढ़ा के, मतलब 50,000 सैलरी वन टाइम बढ़ा दी, 1,30,000 कर दिए। जब रिजाइन करने का डिसीजन लिए तो घर वाले सब लोग परेशान हो गए, हमारे रिश्तेदार सब लोग परेशान हो गए कि इतनी अच्छी नौकरी है, इतना मान जान सम्मान है, और ऐसी नौकरी छोड़ के क्यों जा रहे हो। लेकिन बस यही बोला कि अब तक मैं नौकरी कर रहा हूँ, और जिस रास्ते पे मैं अगर चलने जा रहा हूँ, इस तरह से सोचूंगा, डरूंगा तो डरते रह जाऊँगा। जिस रास्ते पे मैं चलने जा रहा हूँ, अगर ये सफल हो गए तो अब तक नौकरी करने वाला था, मालिक बन जाऊँगा, नौकरी देने वाला बन जाऊँगा। इस रूप में ये था मन में। तो मान लीजिए रिजाइन दिया। एक तो 2013 में यहाँ इको विलेज वाला काम किया, तो वो मतलब हमें जो किया मेरे साथ अच्छा किया है, कान पकड़ लिया कि अब ठेकेदारी मुझे नहीं करनी है। तो ये प्लानिंग हुआ कि प्रताप विहार में हम ज़मीन देखेंगे, जो नहीं बनता है G+ अब शायद 4 हो गया है, तो वहाँ ज़मीन लेंगे, प्लाट लेंगे और वहाँ बना के बेचेंगे। पैसे थे नहीं मेरे पास, पैसे हमारे पास थे नहीं। तो हम ये भी कहते हैं, देखिए जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो एक मैं बात बोलता हूँ कि यदि आपके पास तन है, मन है और पर्याप्त धन है, अगर लगन नहीं है तो कोई काम आप कर नहीं पाएंगे। भाई तन है, मन है और पर्याप्त धन है आपके पास, और लगन नहीं है तो नहीं कर पाएंगे आप। अगर तन है, मन है और आपके पास धन नहीं है लेकिन लगन है, तो आपके लिए वो कोई भी काम दुनिया का असंभव नहीं है, वो कहीं ना कहीं से होते चला जाएगा। तो इस तरह से मान लीजिए कि 2014 में एक, मान लीजिए कि मैं होम टाउन में एक कहीं हमारे मित्र के माध्यम से एक प्रोजेक्ट आया, वहाँ पे स्टार्ट करने के लिए गए। घर वाले तो नाराज़ थे ही, दोस्तों ने मेरा हेल्प किया, पैसे दोस्तों ने दिया, मेरे पास पैसे नहीं थे, दोस्तों ने हेल्प किया। और उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट जब मैं लेना हुआ, तो लेने के बाद वो 1.5 लाख रुपया घटा था। मैं घर वालों से मांगा, घर वाले नाराज़ हो गए। एक तो ये था कि नौकरी छोड़ के आया है, अच्छा काम नहीं किए हम, तो पिताजी थे, देने में भी हिचकिचाहट थी उनकी। माताजी बुरा भला बोल दी, दे दीजिए, ये भी बर्बाद कर दे। तो हम कहे ठीक है, आप लोग नहीं देंगे तो जाके ब्याज पे उठा के लेके आएंगे।
तो टूटे मन से, हारे मन से मेरे पिताजी ने 1.5 लाख रुपए इस व्यवसाय में, वही हेल्प है घर का। और वो प्रोजेक्ट पे मैं स्टार्ट किया। पहले प्रोजेक्ट पे मुझे 1,40,00,000 में मैं ख़रीदा था, डील किया था, 30 लाख का प्रॉफिट हुआ था। पहले में प्रॉफिट हुआ लेकिन पार्टनरशिप ही में था। दूसरे में हमारा दूसरे में आज भी मुकदमा चल रहा है। ज़मीन मैं लिया हूँ, 32.5 लाख की ज़मीन थी, इस समय 1.5 करोड़ के आसपास की ज़मीन हो चुकी है। लेकिन वो बीच वाले लोगों ने 15 लाख में बात किए थे, जो मीडिएटर थे, हमें 32.5 लाख में दिए थे, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज भी मुकदमा चल रहा है। उसके बाद तीसरा प्रोजेक्ट में मेरा नुकसान हुआ। आइए बैठिए सर, बैठिए। तीसरे प्रोजेक्ट में नुकसान हुआ, चौथे में नुकसान हुआ, पांचवें में पवन जी इधर आइए। ये पवन जी हैं, तिगड़ी में रहते हैं। हमारे कंपनी के एसोसिएट हैं जो हमसे जुड़े और काम करना स्टार्ट किया। ये पवन जी हैं, ठीक है ना, बैठिए पवन जी। तो पिलखुआ में हम स्टार्ट किए, वहाँ भी नुकसान में रहे, पार्टनरशिप ही में रहे। 7वें प्रोजेक्ट से मैं इंडिविजुअल हो गया है, कान पकड़ लिया कि अब पार्टनरशिप ही नहीं करनी है। ये आपके पास 7वां प्रोजेक्ट है। और लौट के भी मैं आया था वहाँ से वापस, तो लगभग 60 लाख रुपए के कर्जे में था मैं। और 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं जाके सुसाइड करूं और नहीं तो जाके नौकरी करूं। इसके अलावा कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं था। और नौकरी करके मैं कर्जा उतार नहीं पाता। तो अब कहते हैं ना कि जहाँ पैसा डूबता है वहीं से निकलता भी है। तो यहाँ आया, ज़मीन ढूंढना स्टार्ट किया, ज़मीन मिला, ये जो पहली साइड है। और अभी हम लोगों ने थोड़ा सा पहले हम लोग देखे हैं टाटा के बारे में, टाटा कंपनी के बारे में, और उसके उतार चढ़ाव भी हम देखे हैं। मतलब कहानी हुई ना, कुछ बिजनेस में फेल भी हुआ, फिर उसको प्रॉफिट में मिलाया। तो ये था कि हम ये जानना चाहते हैं, मतलब ये चीज़ है कि टाटा कंपनी इतना सफल क्यों हुई, टाटा कंपनी सफल क्यों हुई। एक बार की बात है, मैं बलिया गया हुआ था, सिकंदरपुर एक जगह है, वहाँ हमारे मित्र थे, वो पार्टनर बनने के लिए गए थे लोग, लेकिन पीछे हट गए पहले प्रोजेक्ट में वो लोग। तो वहाँ खुरमा, एक बहुत फेमस दुकान होती है ना हर जगह की, तो फेमस दुकान पे छेना का खुरमा खिलाने के लिए मुझे लेके गए लोग। तो छेना का खुरमा जब खा रहा था, खाते खाते जब ख़त्म हुआ तो देखा कोई पेपर है। तो पेपर जब खोला तो उसमें लिखा हुआ था, नौसेर जी टाटा का कथन था उसमें। उनका कथन है कि जीवन में अगर उन्नति करना है तो नैतिक कार्य प्रणाली को अपनाओ, विश्वसनीय उत्पाद और सेवाओं को बनाओ। जो व्यक्ति या कंपनी इस चीज़ को बनाने में सफल हो गई, दुनिया की कोई ताकत उसे पीछे नहीं कर पाएगी। तो ये चीज़ टाटा अपनाता है, इसीलिए वो सफल है। आज जो टाटा की वैल्यू है, जो साख है, दुनिया के किसी भी कोने में जाके कोई भी अगर व्यवसाय करे तो मुझे नहीं लगता कि उसको ऐड चलाने की ज़रूरत है। वो अपने नाम पे ही उसका प्रोजेक्ट अच्छा होगा, किसी भी फील्ड में उतरे। फेल होना अलग मैटर है, वो तो जैसे अभी कार की बातें में हम लोग सुने कि कार में क्या था, स्टार्टिंग तो था। आज देखिए हमको लग रहा है शायद इस समय टाटा जो कार्स वाला सेगमेंट है, शायद मारुति के बाद नंबर 2 पे है। और ये ईबी में जो अभी जो फ्यूचर कार है, जो ईबी है, उसमें नंबर 1 है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि मारुति को भी पीछे छोड़ दे। ठीक इसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ आए, हमने ज़मीन लिया, तो करण जी को तो पता ही है कहाँ से ज़मीन लिया, वो लोग कौन सा काम करते थे, क्यों करण जी, है कि नहीं ये चीज़। और जिनकी ज़मीन लिया खुद प्लाटिंग करने वाले मास्टर हैं, मतलब सावेरी में फ्लैट बना रहे थे, बिलावी बना रहे थे, लेकिन उस चैलेंज पे उनकी भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि इस काम को मैं करूं, है कि नहीं ये चीज़। क्योंकि 8 फीट का रास्ता था मात्र वहाँ पे आने के लिए, वन में 8 फीट का रास्ता था। 8 फीट के रास्ते पे प्लाटिंग तो हो ही नहीं पाएगा। हमने सर्च किया, वो ज़मीन मिली और वहाँ से काम स्टार्ट किया। तो गांव के लोग बताते थे, हंसते थे लोग, बच्चा है कुछ दे के जाएगा, मतलब कर नहीं पाएगा। और कहते हैं ना कि वो नहीं बोले कि अगर लगन है तो हर काम आपके लिए संभव है। लगन से लग जाएंगे तो कहते हैं ना कि वो कायनात भी आपकी हेल्प करती है, और ये करती है। तो जब स्टार्ट किया, मान लीजिए प्लाटिंग तो बड़े टफ थे। पहले तो रास्ता चौड़ा करना था,
वो कहीं ना कहीं से रास्ते बनते चले गए, रास्ता वहाँ पे चौड़ा हुआ। जिसका ज़मीन था, मैं आज भी नाम लेता हूँ उसका, उसने यही बोला कि सामने वाले जितना छोड़ देंगे उतना मैं छोड़ दूंगा, और नहीं छोड़ पाएंगे तो मोल दे दो, पैसा दे दो। लास्ट में लोगों ने नहीं छोड़ा। तो भाई लोगों की तो मेंटलिटी देख ही रहे हैं जहाँ पे यह है। हमने पैसा दे के रास्ता चौड़ा करा लिया। वो पहली ज़मीन 5 बीघे ली, उसके बाद फिर दूसरी, तीसरी, इस तरह से करके हमने 25 बीघे ज़मीन वहाँ पे डेवलप करके फिर ज़मीन हमने ख़रीदना बंद कर दिया, क्योंकि अथॉरिटी भी है, सबको पता है भाई सारा हम ही करेंगे तो हम ही फंसेंगे, तो और भी लोग आए। तो इस तरह से ज़मीन हमने ख़रीदना वहाँ पे बंद कर दिया। फिर फेज़ सेकेंड आप देख रहे हैं, फेज़ थर्ड देख रहे हैं, और जो टाटा के सिद्धांत थे उसको हमने अपनाया। पवन जी, जो कस्टमर लिए थे उनको आभास था कि इस तरह के हम सोसाइटी बनाएंगे, और जो भी एसोसिएट मतलब हमारे साथ काम किए, जिन लोगों ने भी प्लाट दिलवाया हमारे यहाँ, और अन्य जगह भी, मतलब आप सभी लोग कहीं ना कहीं काम किए हैं, तो अन्य जगह भी प्लाट दिलवाए, हमारे यहाँ भी प्लाट दिलवाए हैं। लेकिन कस्टमर का हमारे यहाँ का फीडबैक क्या है और अन्य जगह का फीडबैक क्या है, वो पवन जी खुद बताएंगे। सभी से बेटर कोई नहीं जा सकता।